स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट और FB पेज माली ग्रेड 7 पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम ज्यामिति के 11वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें 11.3 और 11.2 जो हमने पहले वीडियो में इसको पूरा सोल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज 11.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसको आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो गाइस, पूरा जितना भी एंडिंग तक वीडियो है अच्छी तरह से देख ले। तो फिर 11.3 में 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है, जितने हार्ड नहीं है आप कर सकते हैं। 7 के बाद 7वां जो क्वेश्चन है उसके बाद जितने भी हार्ड क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, आपको कहीं पर शायद दिक्कत भी हो जाए तो वो दिक्कत वाले क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें से 7वां क्वेश्चन देखिए, ये भी जितना हार्ड नहीं, लेकिन एक बार यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। अब आकृति में ये जो आकृति है सर, ये वाली आकृति, ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी आकृति आप देख सकते हो। मैं चलो नीचे बना लेता हूँ इसकी आकृति। 7 नंबर का क्वेश्चन है उसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसका अभी 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम वापस बना लेंगे। अभी 7वीं आकृति को देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है P Q R, ये S और ये T। अब इस डायग्राम को देखकर बताना है कि यहाँ पर कहा है कि त्रिभुज PRQ और त्रिभुज TRS ये दोनों क्या दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो हमें बताना है कि इन समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण समान होने चाहिए। अब समरूप त्रिभुज जब पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर कोई दो त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर लेते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो समरूप दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें संगत कोण कौन कौन से है जो बराबर होने चाहिए। सपोज जैसे ये ABC एंड ये जैसे दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो ये दोनों अगर मान लो हमें कहा हुआ है कि दोनों त्रिभुज, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर समरूप है, ठीक है। तो बताइए इनके ये संगत कौन कौन से। ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, कोण A का संगत कौन सा है, कोण P, कोण B का कोण Q और कोण C का कोण R। जिस लोकेशन में एक त्रिभुज, जैसे इस त्रिभुज में एक कोण इस लोकेशन में है तो दूसरे का भी इस लोकेशन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। जैसे ये छोटे वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज, जिसमें बराबर कौन से कोण होंगे ये पूछा है, तो क्या कर दें कोई जल्दबाजी में, कोण S इस साइड है तो कहेंगे P भी इस साइड है तो कोण S का संगत P और कोण T का संगत Q। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत, ये नहीं होगा। अगर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण अगर ज्ञात करने हो ना, तो उसका जो नाम दिया होता है ना त्रिभुज का, उसके थ्रू भी हम लिख सकते हैं। जैसे त्रिभुज का नाम क्या लिखा हुआ था, PRQ, ये नाम लिखा हुआ था। और उसका जो समरूप दूसरा त्रिभुज उसका नाम क्या लिखा हुआ था, TRS। तो आप इस नाम के थ्रू कोण बता सकते हो। जैसे यहाँ पर कोण क्या दिया हुआ है, नाम क्या लिखा, P है तो कोण पहले P लगाओ। और दूसरे त्रिभुज में फर्स्ट क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे P स्टार्ट है तो वहां से क्या है स्टार्ट में T, तो कोण P का संगत होगा कोण T। यहाँ पर बीच में क्या नाम दिया हुआ है, R, तो कोण R का संगत होगा। और यहाँ पर बीच में क्या है, R है तो यहाँ पर भी R। और कोण Q का संगत क्या होगा, कोण Q का संगत वहां पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, S, तो इसका संगत होगा कोण S। लेकिन अगर इस डायग्राम के हिसाब से करते तो हम S का संगत क्या लिखते हैं, P, जो कि रॉन्ग होता। तो इसका पता करना हो कैसे लिखे, तो जो नाम जो लिखे होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके पूछे थे हमें कि कौन कौन से कोण समान होने चाहिए। तो कौन से समान होने चाहिए, ये डायरेक्ट S संगत P S नहीं लिखना है। कोण P के बराबर में T होना चाहिए, R के बराबर में R, Q के बराबर में S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब देखो यहाँ पर डायग्राम पहले बना लेते हैं। जैसे डायग्राम हमारे दिया हुआ है, डायग्राम किताब में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये A B C, ये D और B से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है E। अब यहाँ पर क्या कहा है कि कोण CBE। अब CBE देखो कहाँ पर है, ये CBE मतलब ये वाला कोण। फिर दूसरा कहा है CAD, ये CAD।
प्रश्न में केवल इतना ही दिया हुआ है कि कोण CBE और CAD बराबर है। तो बताइए ये कोण इस आकृति में, ये दोनों कोण केवल बराबर दिए हुए हैं, तो इस आकृति को देखकर बताइए कौन कौन से त्रिभुज समरूप होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आकृति को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोण देखो, कोण का नाम क्या दिया हुआ है CBE और CAD, तो डायरेक्ट लिख लो त्रिभुज CBE समरूप त्रिभुज CAD, क्योंकि इसी त्रिभुज के ये कोण है। नहीं तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, जैसे CAD इस आकृति का है तो ACD लिख सकते हो, ADC लिख सकते हो। और दूसरा था हमारे पहला जो CBE, तो इसका BCE लिख सकते हो, EBC भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको जो पहले से जो नाम दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे CBE था त्रिभुज CBE समरूप त्रिभुज CAD, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर हमें त्रिभुज दिए हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट कोण लिख लिए थे। तो कोण लिखे हुए हो तो जैसे यहाँ पर 3 नाम लिखे हुए थे कोण के, CAD तो पूरा था, तो इसी को त्रिभुज का नाम दे देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब जो क्वेश्चन आगे कराएंगे वो 99% चांस है 11वें चैप्टर में से आने के, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से इस डायग्राम को समझ लेना। ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है PQ, ये P और ये Q, और नेक्स्ट फेस टू फेस जो नाम दिया हुआ है ये R और ये S। मिडल में जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ पर नाम दिया हुआ है O। और गिवन क्या है हमें कि आकृति में PQ और RS समांतर है। हमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, PQ समांतर RS। पहली चीज एक ये समांतर चीज दी हुई है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR, यहां नाम इसका R है, ठीक है। अब ये हमको गिवन है। अब क्या करेंगे, देखो 9 जो क्वेश्चन है उसमें केवल इतना दिया हुआ है कि PQ और RS तो ये क्या पैरेलल है। नेक्स्ट हमको सिद्ध करना है कि POQ और SOR इनको क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के लिए हम ऐसे करेंगे, अब इस आकृति को पहले तो ये जो हमको गिवन था ना, ये PQ और RS समांतर, इसके अकॉर्डिंग एक चीज लिखते हैं। जैसे अब PQ समांतर RS दिया हुआ है, तो अब दो भुजाएं आपस में समांतर होती है तो उनके एकांतर कोण होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस समांतर भुजाओं में इसका एकांतर कौन सा, ये वाला, इसका एकांतर कौन सा, ये वाला कोण। नाम दे देते हैं एक, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। आप इनके P ये भी नाम रख सकते हो, चलो यही खुद ही नाम यही रखते हैं, ये रखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एकांतर कोण हमने लिख लिया है, P का एकांतर, इसका एकांतर कौन सा, ये S, और Q का एकांतर R। और ये जो कोण है ये वाले शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं, वो तो ऑब्वियसली क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं, अब ये समांतर लिखने के बाद लिख लेते हैं कोण P बराबर कोण S, और दूसरा कोण Q बराबर कोण R। ये कोण Q है, Q बराबर है एकांतर कोण। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब जो त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करने थे उसके नाम लिखते हैं। कौन से त्रिभुज सिद्ध करने थे, त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, ठीक है, SOR में। अब पहले जो हमको ये जो यहाँ पर जो लिखे है ना, ये लिख लेते हैं कोण P बराबर कोण S, कोण Q बराबर कोण R। ये हमको दिया हुआ नहीं था, समांतर रेखा दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एकांतर कोण लिखे, और एकांतर कोण को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट कोण O बराबर कोण O, या फिर POQ लिख सकते हो,
या तो ओ लिख लो, कौन ओ बराबर कौन ओ। अब ये ओ बराबर ओ क्यों लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। आप इसको ए नियम से भी कर सकते हो, ये दो कोण बराबर लिख लिए तो भी ए समरूपता नियम से सिद्ध कर सकते हो, लेकिन ये भी दिया हुआ, चलो इसको भी लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीन कोण बराबर हुए मतलब तीन एंगल है, तो इसका यहां लिख रहे हैं, तो ए ट्रिपल ए समरूपता नियम से त्रिभुज, क्या नाम लिखा हुआ था, POQ समरूप त्रिभुज SOR दैट्स ऑल। ये पूछा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए 10वें नंबर की, अब देखिए 10वां जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा उसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है उसमें। लेकिन क्या है, उस क्वेश्चन में टाइम को हम क्या करेंगे, दूरी में परिवर्तित करेंगे। दूरी में परिवर्तित कैसे करेंगे, मैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन उसका एकदम शॉर्ट, जो एकदम सरल सा विधि है वो ये कराएंगे, और आराम से उसको देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा और अटपटा दिखता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन भी इसी जैसा है। जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली, एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे, एक पहले खंबा बना लेते हैं। आकृति को देखिए, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, जो डायग्राम बनाएंगे, प्रश्न तो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ उतारेंगे टाइम जाएगा, मैं केवल डायग्राम बना लेता हूँ, और डायग्राम आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम हमें खुद को बनाना पड़ता है। तो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि एक बल्ब लगा खंबा है, मतलब एक खंबा है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये इतना लंबा खंबा है, ये खंबा और उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। फिर क्या है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, ये आधार है इस खंबे का, आधार से परे मतलब दूर, आधार से परे, फिर कहा है कि 1.2 मीटर प्रति सेकेंड लड़की की चाल, पहले लिख लेते हैं, हल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। मैं जो क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन भी याद है, यहाँ पर उतार लेंगे। तो उसकी चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहा है कि यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, बल्ब भूमि जो ये यहाँ से आधार है, इससे कितना ऊंचा है, 3.6 मीटर, मतलब ये बल्ब यहाँ से इतना ऊंचा है, मतलब खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि जितना खंबे का जो छोर होगा वहीं पर ही तो बल्ब होगा लगा हुआ। तो कुल मिला के खंबे की ऊंचाई आ गई है 3.6 मीटर। तो कहा है भूमि से बल्ब है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्या कहा है कि ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। अब क्या है, ये खंबा अब ध्यान से डायग्राम को समझिए, स्टेप बाय बता रहा हूँ। एक खंबा लगा हुआ है, कितना ऊंचा है, 3.6। यहाँ से एक लड़की है, खंबे से परे मतलब दूर यहाँ चलना रवाना होती है। यहाँ से क्या होता है, 4 सेकंड तक वो लड़की चलती है। कहा है ना कि 4 सेकंड के बाद उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से लड़की चलना स्टार्ट करती है और 4 सेकंड तक चलती है। कितने सेकंड तक चलती है, 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक चलती है। 4 सेकंड तक चलने के बाद कहते हैं कि उसकी लंबाई क्या होगी, छाया की लंबाई। तो पहले लड़की की ऊंचाई कितनी थी, 90 सेंटीमीटर थी। तो 90 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, हम मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि खंबे का मान कितना दिया है ऊंचाई में, मीटर में, तो इसका भी मीटर में। 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.9 मीटर, ठीक है। तो ये लड़की की क्या है, लंबाई। अब देखिए छाया, अब बल्ब यहाँ लगा हुआ है, रोशनी यहाँ से जाएगी इस पे, तो रोशनी यहाँ जाएगी, छाया इस साइड बनेगी। मान लो इसकी छाया यहाँ तक बन गई है, ठीक है। अब कितनी बनी है वो मालूम हमें नहीं है, तो मान लो यहाँ पर बन गई इसकी छाया। तो क्या करते हैं, यहाँ से जैसे रोशनी आई उसके सर पर गई, सर तक उसकी रोशनी आई, रोशनी आगे मान लो यहाँ तक गई,
तो पहली किरण सर से जहाँ तक टकराएगी भूमि तक उतनी ही छाया बढ़ती है। तो यहाँ से रोशनी है उससे सर से टकराकर यहाँ तक भूमि पर गिरी, तो ये जितनी यहाँ लंबाई होगी ये लड़की की छाया की लंबाई है। तो कुल मिला के हमको इसको ज्ञात करना है। अब ठीक है, अब इनके नाम रख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और इसका रख लेते हैं ए। डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये खंबे की और ये लड़की की ऊंचाई, ये इतनी छाया बनी है, माप नहीं दिया हो, ज्ञात करना है। 4 सेकंड तक चलती है। अब देखो चाल हमको दी हुई थी, लड़की की चाल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन जितना गिवन है मैं वापस लिख रहा हूं, आप आराम से देख सकते हैं। खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लिखा हुआ है कि आधार, खंबे के आधार से बल्ब इतनी ऊंचाई पर, लेकिन वो खंबे की खुद की ऊंचाई है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है? 3.6 मीटर। ओके, और फिर है लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई मीटर में नहीं 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या अब सेंटीमीटर को हमें किस में, मीटर में बदलना पड़ेगा। या तो आप खंबे की ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदल सकते हो, लेकिन वो फिर बड़ा उत्तर आ जाएगा, तो हम छोटा 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो इसको मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो इसमें 100 का भाग देंगे तो 0.9 मीटर आएगा। ठीक है, और चीज दी हुई थी, लड़की की चाल दी हुई थी, लड़की की चाल मतलब वो किस दर से चलती है, वो 1.2 मीटर चलती है प्रति सेकंड में, मतलब वो 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है। अब देखिए, अब हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ये जो दिया हुआ था इतना हमने लिख लिया, अब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई, ये ज्ञात करना है। बस अभी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ध्यान दीजिए। अगर वो 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी, 2.4। तो इसी तरह 4 सेकंड में कितना चलेगी, तो 4 का इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखते हैं 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है, 1.2 मीटर। 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है, लिख लेते हैं लड़की द्वारा। ठीक है, नहीं तो आप इतना बड़ा है कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, माथा पच्ची नहीं करनी है। 4 सेकंड में तय दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में कितना, 1.2, तो 4 सेकंड में गुणा कर देंगे 4 से, कितना आएगा, 4.8 मीटर, क्योंकि मीटर में मान था। अब देखिए ए से लेकर बी तक कितना, 4 सेकंड चली थी, तो 4 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, 4.8 मीटर। कैसे आए, हमने अभी यहाँ पर निकाला है। अब देखिए ये तो दूरी ज्ञात हो गई है। यहाँ पर क्या है, कई बार कोई x मानते हैं, y मानते हैं, हमको कुछ नहीं मानना है, BC नाम दिया हो तो BC रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए ये वाला त्रिभुज है AEC, ये जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है AEC, ये पूरा, इसको हम क्या करेंगे, जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है BDC, इन दोनों को आपस में समरूप सिद्ध कर लेंगे। अगर समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, इनका समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका भी दिया हुआ है मान, इसका भी दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना है, लेकिन इसका तो दिया हुआ है, इसका पूरा तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन वो आगे कैसे करेंगे आप खुद देख लेना। तो कुल मिला के अभी हमारा टारगेट है कि इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करते हैं। अब समरूप सिद्ध करते हैं, मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, ध्यान देंगे। त्रिभुज AEC व त्रिभुज BDC में
ये कोण सी है ना, ये सी कोण क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में भी सी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी सी आ रहा है। तो कोण सी बराबर कोण सी, क्यों, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। नेक्स्ट, खंबा हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, लंबवत खड़ा होता है, तो खंबा आधार से हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 समकोण बनाता है 90 डिग्री। तो लड़के या हम मनुष्य होते हैं वो भी एकदम ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़े होते हैं, तो हम भी कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री, उसमें भी एक कोण 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी क्या है, समकोण। ठीक है, अगर दो कोण बराबर, किन्हीं त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। तो ए समरूपता नियम लगा लेते हैं। तो तीसरा कोण वैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण वैसे ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए नियम से हो रहा है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। ए समरूपता नियम या कसौटी से त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज BDC। अब क्या हो गया, समरूप सिद्ध कर लिए है। अब समरूप सिद्ध कर लिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात लिखते हैं पहले। अब देखो A और E, AE की संगत कौन सी होगी, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये लंब भुजा है, तो छोटे वाले में लंब भुजा कौन सी है, BD। इसीलिए AE बटा BD बराबर, अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, AC बटा और छोटे वाले त्रिभुज का आधार BC, तो यहां लिखते हैं BC। ओके, ये क्यों बराबर है, संगत भुजाएं अनुपात में क्या होती है, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। यहाँ लिख सकते हो संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाओं का समानुपात। ठीक है, अब समानुपात में जो भुजाएं लिखी है इनका मान रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर कर रहा हूं। अब देखिए AE, अब इनका मान रखते हैं। AE का मान कितना दिया हुआ है, A और E कितना है, 3.6, तो लिख लेते हैं 3.6 अपन। BD का मान कितना दिया हुआ है, B और D 0.9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.9 बराबर में। AC का मान कितना दिया हुआ है, ये A से लेकर C तक। अब देखो AC का मान पूरा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन AB का तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.8। तो 4.8 में अगर BC जोड़ेंगे तो ये पूरी AC आ जाएगी। तो ये करते हैं 4.8 प्लस BC, क्योंकि AC का पूरा मान नहीं दिया हुआ, इतना दिया हुआ 4.8, और ये भी दिया हुआ नहीं था, हमने कैसे ज्ञात किया था आपको मालूम होना चाहिए। तो 4.8 प्लस BC बटा BC का मान दिया हुआ नहीं है तो BC का रखते हैं BC। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब BC यहाँ पर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, और 0.9 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, अब ये वाला मैं एक बार मिटा देता हूँ, आगे करते हैं, ये साफ कर देते हैं। अब देखो BC को इधर लेके आते हैं, 3.6 के साथ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी BC बराबर, और 0.9 को उधर लेके जाएंगे तो इस पूरे के साथ क्या होगी, गुणा 0.9 4.8 प्लस BC के साथ क्या हो जाएगी, गुणा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 3.6 क्या हो जाएगा BC बराबर 0.9 का गुणा पहले 4.8 से करना है, फिर BC से करना है। तो 0.9 का गुणा 4.8 से करना है, किससे, 0.9 गुणा 4.8। अब गुणा डायरेक्ट करके खोलना नहीं है, पूरा गुणा नहीं करना, क्योंकि अभी ट्रांसफर करेंगे ना तो कट कटा के आंसर जल्दी आएगा। गुणा करोगे कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है, प्लस लगा लो। अब 0.9 को गुणा BC से करना है, 0.9 गुणा BC। ठीक है, अब BC और BC एक साइड रख लेते हैं। अब 0.9 गुणा BC
या फिर पहले इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको तो इनको तो गुणा नहीं करना, इनको पास में 0.9 का गुणा 20 से करेंगे तो 0.9 BC आएगा। अब ये यहाँ पर प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 0.9 3.6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3.6 में 0.9 गए, पीछे कितना रहेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7.2 मतलब 2.7 BC, और उधर क्या था 0.9 मल्टीपल 4.8 ये था। तो 0.9 इधर आके माइनस हो गया 3.6 से, कितना फिर रहा 2.7। अब 2.7 BC के साथ किस में है, कोई निशान नहीं मतलब गुणा में है, तो 2.7 को उधर भेज देते, तो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो BC बराबर 0.9 मल्टीपल 4.8 अपॉन 2.7, ठीक है। 0.9 गुणा 4.8 बट्टे 2.7 आया है। अब ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, डायरेक्ट कट रहा है 3 बार। अब ये भी 3 से कट जाएगा डायरेक्ट, कितनी बार कटेगा, ये 1.6, ठीक है। ये यूँ क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसे काटना नहीं है, हमें रफ में काम करना है ये काटने वाला, ठीक है। तो ये 0.9 से 2.7 3 बार कट जाएगा, और 4.8 3 से कट जाएगा 1.6 बार कटेगा। हमको किसका मान पूछा था पहले, लड़के की छाया की लंबाई, तो लड़के की छाया की लंबाई मतलब BC था, तो हमारा BC का मान आ गया है 0.6। कि मान सारे किस में थे, पैमाना क्या था, मीटर में था, तो इसका लगा लेते हैं मीटर। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसको एक बार आराम से वापस समझ लेना, और डायग्राम इसका दिया हुआ नहीं है आपकी किताब में, तो डायग्राम हमको बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम ही नहीं बनाना आएगा तो क्वेश्चन हम सरल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 मीटर लंबाई वाले, कितने मीटर, 12 मीटर लंबाई वाले, तो लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा होता है, तो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये कितना मीटर ऊंचाई है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खंबा जो होता है, 12 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की स्तंभ जो है भूमि की छाया की लंबाई कितनी दी हुई है, 8 मीटर। अब ये स्तंभ जो 12 मीटर ऊंचा है, कहा है कि इसकी भूमि पर जो छाया बढ़ती है ना, मान लो इसमें सूर्य की किरणें पड़ी तो इसकी छाया बनी है 8 मीटर, कितने, 8 मीटर, ओके 8 मीटर। नेक्स्ट क्या कहा है, उसी समय। अब देखिए ये वर्ड आया है उसी समय, इसमें एक ध्यान से समझोगे, ये उसी समय जो वर्ड आया है ना, इसको अभी देखना, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उसी समय एक मीनार की छाया, उसी समय एक खंबा था, एक जगह एक खंबा 12 मीटर ऊंचा, उसकी छाया की लंबाई 8 मीटर बन रही थी। उसी जगह एक जगह मीनार खड़ी थी, कहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो, कितनी हो, 56 मीटर, ठीक है। ये अब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई है, डायरेक्ट कहा है कि उसी समय एक सूर्य की किरण पड़ रही थी एक मीनार पर, और उसकी छाया की लंबाई बन रही थी 56 मीटर। अब हमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। गिवन क्या है, खंबा है 12 मीटर ऊंचा, छाया की लंबाई 8 मीटर बन रही है, उसी समय एक मीनार थी जिसकी छाया की लंबाई 56 मीटर बन रही थी, और बताना है कि वो मीनार कितनी ऊंची है। ये डायग्राम थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये मीनार मान लो, या कच्चा चित्र है, बाकी मीनार तो इससे ऊंची ही होगी, बड़ी होगी, लेकिन कच्चा चित्र ही छोटा दिख रहा है ना। तो ये कितनी है, इसकी छाया की लंबाई मीनार की 56, और हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। नाम रख लेते हैं A B C, ये P, ये Q और ये R। कुल मिला के हमको PQ की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जल्दी से इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, हमारा देख लीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्तंभ जिसकी ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ये उसी समय वाला, मैं भी ध्यान समझ लेना, ठीक है। 12 मीटर, स्तंभ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी दी हुई है,
8 मीटर। ओके, अब क्या पूछा है, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितनी, 56 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, एक देखो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश के कोण जो होते हैं, प्रकाश के उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। प्रकाश कहो या सूर्य कहो, उसका उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे उसी समय वर्ड आया था, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक खंबा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो सूर्य है, ठीक है, सूर्य मान लो यहाँ पर है और सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही है, मान लो यहाँ पर पड़ी, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, जिसको कहते हैं सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ सूर्य की जगह बल्ब भी लगा हो सकता है। कुल मिला के आप सूर्य और बल्ब की जगह प्रकाश वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रकाश का उन्नयन कोण। प्रकाश अगर एक उसी समय या एक ही समय की बात आती है ना, तो एक ही समय प्रकाश के उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जिस समय सूर्य की रोशनी इस पर पड़ रही थी, उसी समय इसके आगे मान लो एक मकान था, ठीक है, एक मकान। उसी समय मान लो जैसे 12 बजे ये जो खंबा था, इस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, तब मान लो इसकी अब छाया लंबाई कितनी पड़ रही थी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पर कोण बन रहा था 70 डिग्री, कितना, 70 डिग्री इस पर कोण बन रहा था। उसी समय मान लो 12 बजे ही एक मकान उसके आगे जस्ट या कहीं पर भी मान लो हो सकता है, उसी समय मकान पर भी उसकी सूर्य की जो किरण पड़ रही थी और मकान की जो छाया की लंबाई बढ़ रही थी, उसकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो कोण बन रहा था ना वहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर, जिसको कहते हैं प्रकाश के उन्नयन कोण। किसी के ऊपर सूर्य की रोशनी आ सकती है या किसी के ऊपर बल्ब या लाइट की रोशनी आ सकती है, ठीक है, तो प्रकाश के उन्नयन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो मैं कहूँगा कोण सी और कोण क्या होंगे, आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इस पर जब सूर्य की किरणें बढ़ती है, तो सूर्य की किरणें पड़ने के बाद ये छाया की और इसकी जो ये कोण बनता है, उसी समय मीनार पे भी किरणें पड़ती है, तो ये कोण बनता है। तो उसी समय वर्ड आया था, उसी समय नहीं होता तो ये नियम लागू नहीं होता, टाइम एक होना चाहिए। तो कोण आर बराबर कोण सी। अब टाइम नहीं खराब करते हैं, डायरेक्ट अब लिखते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज लेते हैं डायरेक्ट। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, लंबवत है, तो कोण B बराबर कोण Q, क्यों, समकोण है, ठीक है, समकोण है। अब मैं कहूँगा कोण C बराबर कोण R। किसी की डाउट हो तो मैंने बता दिए, बराबर क्यों है, प्रकाश के उन्नयन कोण, प्रकाश के एक ही समय या उसी समय वर्ड होना चाहिए, तब ये नियम लागू है। प्रकाश के उन्नयन कोण कितने, 2 एंगल बराबर आए हैं, तो एंगल नियम से, तो कोण समरूपता नियम से। अब त्रिभुज जो नाम लिखा हुआ था, क्या नाम लिखा हुआ था, ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं, तो समरूप सिद्ध होने के बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं ये डायग्राम चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी जो संगत भुजाएं पहले लिखते हैं, AB लिखते हैं, इसीलिए AB पहले वाले खंबे की ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई क्या है, PQ, तो AB बटा PQ इक्वल, अब जो दिया हुआ है वही रखेंगे, इसको रख सकते हैं इसका माप होता तो, लेकिन यहाँ पर आधार दिया हुआ है, पहले वाले स्तंभ में आधार क्या है, BC, तो BC, और मीनार में आधार क्या है, QR, तो इसमें रखते हैं QR। क्यों है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का समानुपात। अब ये लिखने के बाद इनके माप रखते हैं। AB का मान कितना था, 12 मीटर, या इनके मान रखते हैं, AB का मान था 12 मीटर और PQ तो हमें ज्ञात करनी थी, तो PQ का PQ ही रहने देते, PQ इक्वल, BC का मान 8 दिया हुआ था, तो यहाँ रखते हैं 8। QR का मान कितना था, 56, तो यहाँ रखते हैं 56।
ओके, अब इनको ट्रांसफर करके पी क्यू का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। डायग्राम अच्छी तरह से समझ लेना और बना लेना आप भी बराबर। अब देखिए पी क्यू है, इसको उधर भेज देंगे तो उनके साथ किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ये पी क्यू उधर जाएगा गुणा में आ जाएगा। फिर मान लो ये यहाँ पर आ गया पी क्यू, ऐसे हो जाएगा। फिर 8/56 इसको इधर लेके आएंगे तो 12 के साथ ये गुणा में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो 8/56 12 के नीचे भाग में आ जाएगा और इसको ऊपर लेके जाएंगे, 56 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे। तो ये मान लो पहले इसके नीचे था पी क्यू, तो पी क्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी क्यू बराबर 12 इंटू इधर आ जाएगा तो 56 आ जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। ओके, अब काटते उतर आ जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा 7 बार और 7 का गुणा 12 से करेंगे 84, इसका उत्तर आ जाएगा 84। 56 में 8 से भाग देंगे 7 बार कट जाएगा और 12 गुणा 7 से करेंगे तो 84। ओके, मान किस में था, मीटर में, तो इसका भी रखते हैं मीटर में। आप कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 84। बस इतना ही सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज, समरूपता बार बार यूज हो रही है। सर्वांग सम आपके 10th क्लास में सर्वांग सम का नहीं है, तो समरूपता भी इतनी हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला था उसमें भी हमने समरूपता सिद्ध किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें देखते हैं 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज उसके मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं कराता हूँ। जैसे 14वां प्रश्न और 15वां ये देख लेना आप। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन पहले डायग्राम दिया हुआ है, काफ़ी इसका आंसर बहुत छोटा है, ठीक है। यूं ऐसे और एक ये स्टेप और इसका नाम दिया हुआ है ABC, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। आपके किताब में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB लंब है BC पर। अब क्या दिया हुआ है कि A और B ये जो है ना लंब है, किस पर लंब है, ये BC जो आधार है ना इस पर, मतलब ये क्या है, लंब है। AB लंब BC। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है DC लंब है BC पर। अब DC देखो कहाँ है, ये D और ये C, मतलब ये D और C ये जो लाइन है ये भी इस BC पर क्या है, लंब। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का साइन बना लेते हैं, ठीक है। ये DC लंब है BC पर, DC लंब BC। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ DE लंब है AC पर। ये D और E ये भी लंब है, ये जो बड़ी भुजा है AC इस पर क्या है, ये लंब है। DE लंब AC। अब हमको क्या पूछा है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, CED त्रिभुज, CED समरूप त्रिभुज ABC, ABC। यहाँ कौन में नाम इसका B यहाँ लिख लेता हूँ, ओके। अब देखिए हमको 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक तो ये दिया हुआ था कि AB लंब है BC पर, DC लंब है वो भी BC पर और DE लंब है AC पर। सिद्ध करना है कि त्रिभुज CED, अब CED देखो कहाँ पर है, CED ये छोटा त्रिभुज और इसको समरूप किसके समरूप, ABC के, मतलब बड़े वाला त्रिभुज ABC के समरूप सिद्ध करना है। एक कौन तो डायरेक्ट, अब देखो समरूप सिद्ध करने के लिए यहाँ तो भुजाएं तो दूर से ही नहीं दी हुई है बराबर, तो यहाँ कौन से करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एक कोण तो बराबर हो गया है, कोण B बराबर कोण D, क्या है दोनों समकोण। अब यहां पर ध्यान दीजिए, AB और DC, मैं कहूंगा AB और DC ये दोनों समांतर रेखाएं होगी। क्यों समांतर रेखाएं होगी, वो कारण देख लीजिए। जब एक आधार पर या एक भुजा पर
दो या दो से अधिक लंबवत रेखाएं हो, जब एक आधार पर या किसी भुजा पर दो या दो से अधिक लंबवत या समकोण रेखाएं हो तो वो हमेशा आपस में पैरेलल कहो या फिर समांतर होती है। तो ये BC आधार था, इस BC आधार पर एक AB और DC दोनों क्या लंबवत रेखाएं है, लंब बना रही है, तो AB और DC ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी। क्या कारण, एक आधार पर दो या दो से अधिक लंबवत रेखाएं हमेशा आपस में समांतर होती है। अब करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले चलो एक लिख लेते हैं, AB व DC दोनों BC पर लंब है, इसलिए AB समांतर DC, AB समांतर DC। चूंकि एक ही आधार पर दो या दो से अधिक लंबवत रेखाएं आपस में सदैव समांतर होती है। ओके, ये हमने रीजन लिख लिया है। तो समांतर रेखाएं सिद्ध हो गई तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होगा। इसका एकांतर, अब ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है, तो इसका एक ये वाला कोण, इसको 90 डिग्री के साइन को मिटा देते हैं। ए का इसका कोण C ये वाला क्या है, एकांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। इसका नाम रख सकते, इसको तो A ही बोल सकते हैं, लेकिन इसको C नहीं बोलेंगे क्योंकि C इस छोटे वाले त्रिभुज में भी और बड़े वाले में, तो इसको बोल सकते हैं DCE। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण DCE। ठीक है, तो अब लिखते हैं, अब त्रिभुज, अब जो हमको समरूप सिद्ध करने थे वही नाम लिखते हैं, CED व त्रिभुज ABC में। पहले लिखते हैं कोण B बराबर, इसका नाम E है, तो कोण B बराबर कोण E क्या है, दोनों ही समकोण है। ओके, और नेक्स्ट कोण A, कोण A बराबर, यहाँ देखो हमने यहाँ भी लिखा था ना, समीकरण 1 रखते हैं, यहाँ पर हमने चलो लिखा नहीं, चलो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हमको वापस रामायण लिखने, तो यही लिख लेते हैं। तो AB और DC समांतर लिखा है, तो कोण A बराबर कोण C नहीं DCE लिखते हैं, कोण DCE क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण हो गए। अब एकांतर कोण होने के बाद अब आप लिख लेते हैं, अब ये डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते, अब छोटा आंसर है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब त्रिभुज CED व त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B बराबर कोण E क्यों बराबर है, दोनों क्या है, समकोण। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोण A बराबर कोण DCE, कोण DCE कैसे, या नाम रख लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो AA समरूपता नियम से त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है।